बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जिस तरह हमने सेकेंड ईयर का चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, तो उसका आज हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। वो कौन सा लेक्चर होगा? एसी थ्रो आरसी सीरीज सर्किट। तो इसलिए एसी थ्रो आरसी सीरीज सर्किट से रिलेटेड हर बेसिक पॉइंट, हर कम्प्लेक्स पॉइंट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, फेजर डायग्राम मतलब वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, इसका हर पॉइंट हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। अगर आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो या किसी भी बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, सेकेंड ईयर बोर्ड एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, एमडीकेट, नाम जीटा, तो ये लेक्चर दोनों ही के लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा। तो इसलिए काइंडली अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन की घंटी को पुश कर दे, ताकि आपको नए आने वाली लेक्चर की नोटिफिकेशन मिल सके। तो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है, एसी थ्रो आरसी सीरीज सर्किट। इससे पिछले हमने क्या पढ़ा था? हमने एसी थ्रो रेजिस्टर भी पढ़ा था, एसी थ्रो कैपेसिटर भी पढ़ा था, एसी थ्रो इंडक्टर भी पढ़ा था। अगर आपने वो लेक्चर देख लिया ना, तो ये लेक्चर आपके लिए बिल्कुल आसान होगा, इसमें कोई भी मुश्किलात नहीं होगी। मैंने एसी थ्रो रेजिस्टर भी पढ़ा था, एसी थ्रो कैपेसिटर भी पढ़ा था, एसी थ्रो इंडक्टर भी पढ़ाया था। आज हम क्या करेंगे, हम कम्प्लेक्स सर्किट पढ़ने वाले, ऐसा सर्किट जिसमें हमने एसी करंट को एक ऐसा सर्किट जिसमें हमने एसी सोर्स अटैच किया हुआ है रेजिस्टर और कैपेसिटर के साथ। मतलब एक ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर भी अटैच है, कैपेसिटर भी अटैच है, और उसके साथ हमने क्या अटैच किया हुआ है, एसी सोर्स अटैच किया हुआ है। तो हमने क्या पढ़ना है, एसी थ्रो आरसी सीरीज सर्किट। हमारा मेन मकसद क्या है? हर लेक्चर से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम ये लेक्चर क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा मकसद क्या है, मेन पॉइंट क्या है, पर्पस क्या है, हम इस लेक्चर को पढ़ते क्यों है। मेन मकसद हमारा इस लेक्चर का क्या है कि हमने क्या करना है, पर्पस क्या है, टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। हमारा मेन मकसद क्या है कि हमने डिटरमाइन करना है रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। हमने वोल्टेज और करंट के दरमियान रिलेशनशिप फाइंड करना है। क्या मतलब है रिलेशनशिप? रिलेशनशिप का मतलब ये कि हर पॉइंट, मतलब लेट सपोज आप हर इंस्टेंट पर वोल्टेज और करंट को देखते हो ना, कि किसी भी पॉइंट पर वोल्टेज और करंट, वोल्टेज आगे जा रहा है या वोल्टेज पीछे है, मतलब वोल्टेज लीड कर रहा है या वोल्टेज लेग कर रहा है, करंट लीड कर रहा है या करंट लेग कर रहा है। मतलब सिंपल मेरा मकसद ये रिलेशनशिप का मतलब ये है कि वोल्टेज और करंट दोनों एक साथ मैक्सिमम हो रहा है या दोनों एक साथ मिनिमम हो रहा है, या एक मैक्सिमम से स्टार्ट है दूसरा मिनिमम से स्टार्ट है। क्या रिलेशनशिप है वोल्टेज और करंट में? तो इसलिए आरसी एसी थ्रो आरसी सर्किट, आरसी सीरीज सर्किट। आज हमने पढ़ना है एसी को, एक कम्प्लेक्स सर्किट जिसमें हमने रेजिस्टर भी अटैच किया हुआ है, कैपेसिटर भी अटैच किया हुआ है, और हमने एक एसी सोर्स अटैच किया हुआ है। एसी सोर्स से मतलब क्या, वो सोर्स जो एसी करंट प्रोवाइड करे। मतलब क्या, कोई भी एसी जनरेटर हो सकता है जो एसी करंट को प्रोवाइड करे। तो इसलिए तो हमने दो चीजें अटैच किया, रेजिस्टर भी अटैच किया, कैपेसिटर भी अटैच किया। हमने इंडिविजुअली भी पढ़ा था, रेजिस्टर को अलग से पढ़ा था, कैपेसिटर को अलग से पढ़ा था। आज हमने दोनों अटैच किए, सही है। तो हमने पर्पस क्या है हमारा, टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। हमने वोल्टेज और करंट में रिलेशनशिप फाइंड करना है। अब डायग्राम किसका, इस तरह सिंपल डायग्राम आपके बुक में बना हुआ है, सिंपल डायग्राम। वी आर एम एस हमने पहले लेक्चर में, दूसरा लेक्चर था हमारा इंट्रोडक्शन के बाद, आरएमएस वैल्यू पर हमने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया था। हमने पढ़ा था कि हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज में, अल्टरनेटिंग करंट में और अल्टरनेटिंग वोल्टेज में हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, आरएमएस वैल्यू। तो इसलिए वोल्टेज की भी आरएमएस वैल्यू लेनी है और करंट की भी आरएमएस वैल्यू लेनी है। क्यों लेनी है? उसी लेक्चर में, उस लेक्चर में मैंने जो आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज, वहां पर मैंने डिटेल से पढ़ा था। वहां पर आप जाओ, हर पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए हमने वोल्टेज भी आरएमएस वैल्यू लेनी है और करंट का भी आरएमएस, जो करंट लेना है एसी करंट का, उसका भी हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, आरएमएस वैल्यू लेनी है। तो इसलिए डायग्राम क्या होगा, हमने एक एसी सोर्स अटैच का, ये एसी करंट का क्या है, डायग्राम है, मतलब क्या है, रिप्रेजेंटेशन है। एसी करंट, जिधर भी आपने एसी करंट अटैच किया है तो उसको हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर हमने एक रेजिस्टर अटैच किया हो, यहाँ पर एक कैपेसिटर। तो रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज डिसिपेशन होगी उसको हम वी आर का नाम देंगे। इसी तरह कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज डिसिपेशन होगी, जो वोल्टेज कंज्यूम होगा, उसको आप क्या नाम दोगे, वी सी। क्या नाम दोगे, वी सी। सिंपल। अब यहाँ पर ये डायग्राम हो गया, सिंपल डायग्राम। आप इस तरह नोट भी बना सकते हो। सिंपल हमारे साथ एक एसी एसी थ्रो आरसी सीरीज सर्किट। सीरीज का मतलब क्या है यहाँ पर, सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट का मतलब क्या है, हमने जो रेजिस्टर है और कैपेसिटर दोनों, उसको सीरीज में अटैच किया। आपको नजर आ रहा है, सीरीज में अटैच किया। एसी थ्रो आरसी मतलब एसी थ्रो आरसी सीरीज सर्किट। सीरीज सर्किट का मतलब क्या है, हमने वो जो रेजिस्टर है और कैपेसिटर है उसको दोनों सीरीज में अटैच किया हुआ है। क्या, सीरीज में अटैच किया हुआ है। और सीरीज का आपको पता है कि सीरीज में क्या सेम रहता है, सीरीज में करंट सेम रहता है।
जो करंट इसको मिल रहा होता है वही करंट इसको मिल रहा होता है, सीरीज में करंट सेम होता है। तो इस पॉइंट को आपने याद रखा है। अब यहाँ पर मैंने अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज कनेक्टेड टू आर एंड सी, मतलब हमने अल्टरनेटिंग वोल्टेज को अटैच किया हुआ है आर और सी के साथ। क्या रेजिस्टर के साथ अटैच किया हुआ है, कैपेसिटर के साथ अटैच किया हुआ है इन इन इलेक्ट्रिकल आरसी सर्किट। सिंपल आरसी सर्किट क्या है आपके साथ, आरसी सर्किट, आरसी सर्किट वो है जिसमें हमने क्या क्या होता है, वोल्टेज को रेजिस्टर के साथ और कैपेसिटेंस के साथ क्या क्या होता है, अटैच किया होता है। तो इसलिए हमने क्या किया, अल्टरनेटिंग वोल्टेज यहाँ पर किसके साथ अटैच किया हुआ है, रेजिस्टर के साथ और कैपेसिटर के साथ। ये हमारे साथ क्या है, इलेक्ट्रिकल आरसी सर्किट है। हमारे साथ क्या है, इलेक्ट्रिकल आरसी सीरीज सर्किट है, सही है। इलेक्ट्रिकल आरसी सीरीज सर्किट भी आपको समझ आए कि क्या है इलेक्ट्रिकल आरसी सीरीज सर्किट। अब यहाँ पर फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम का सिंपल क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। बार बार मैं बताता हूँ कि फेजर का मतलब क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन से ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अब मैम ने रेजिस्टर में हमने पढ़ा था, कैपेसिटर में भी पढ़ा था। रेजिस्टर में हमने पढ़ा था कि एसी थ्रू रेजिस्टर, वहां पर करंट और वोल्टेज का रिलेशनशिप क्या था, दोनों क्या थे, इन फेज थे। जिस पॉइंट पर करंट जीरो था उस पॉइंट पर वोल्टेज भी जीरो, जिस पॉइंट पर करंट मैक्सिमम उस पॉइंट पर वोल्टेज भी मैक्सिमम। तो इसलिए इन फेज थे, वहां पर जो एंगल था वो 0 डिग्री था। तो इसलिए दोनों का हमने बिल्कुल इस तरह, उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन हमने इस तरह लिखा था। कैपेसिटर में हमने क्या पढ़ा था कि वहां पर करंट क्या कर रहा था, लीड कर रहा था। कैपेसिटर में हमने पढ़ा था कि करंट लीड कर रहा था, करंट क्या कर रहा था, लीड कर रहा था वोल्टेज को 90 डिग्री के साथ। 90 डिग्री के साथ हमने क्या पढ़ा कि वोल्टेज, करंट क्या है, वोल्टेज से क्या है, आगे है। करंट क्या है, वोल्टेज से आगे है 90 डिग्री। जिस पॉइंट पर वोल्टेज जीरो था वहां इस पॉइंट पर करंट क्या था, मैक्सिमम था। तो इसलिए हमने क्या करा कि करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को कैपेसिटर में। आप इसको दूसरी फॉर्म में इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि वोल्टेज क्या है, लेग, ये क्या आपके साथ वोल्टेज, ये नीचे वाला वोल्टेज ऊपर वाला करंट। वोल्टेज क्या है, लेग द करंट बाय 90 डिग्री, मतलब वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है। या तो आप इस तरह कह सकते हो कि करंट लीड द वोल्टेज बाय 90 डिग्री, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि वोल्टेज लेग द करंट बाय 90 डिग्री, वोल्टेज 90 डिग्री पीछे है करंट से। या आप इस तरह कह सकते हो कि करंट 90 डिग्री क्या है, आगे है वोल्टेज से, लीड कर रहा है, सही है। अब यहाँ पर ये दोनों डायग्राम सेम है, सही, या तो ये बनाओ या तो ये बनाओ, सही, ये दोनों क्या है, सेम है। अब यहाँ पर हमने एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, अब एसी थ्रू आरसी सीरीज सर्किट, हमने क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना है, क्योंकि हमने दोनों अटैच किया हुआ सर्किट में, एसी सर्किट में, तो दोनों का एक ही वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, एक ही फेजर डायग्राम हमने बनाना है। किस तरह, अब देखना, जो आपके साथ रेजिस्टर है उसमें करंट भी आपके साथ ये है, और जिस कैपेसिटर में आपके साथ करंट ये है। आप इस डायग्राम पर फोकस करो, सही, इस डायग्राम पर, सही। फिर हम वेक्टर, यहाँ पर जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एसी थ्रू आरसी सीरीज सर्किट, वो हमारे लिए क्या होगा, आसान। तो इसलिए वोल्टेज लेकर रहा है 90 डिग्री करंट से। किस तरह, यहाँ पर करंट भी आपके साथ क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में, यहाँ पर भी करंट क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में। तो हम दोनों को कॉमन करंट, दोनों को, जो रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों में करंट क्या करते हैं, कॉमन रेफरेंस लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने आपको बताया सीरीज क्या है, सीरीज का मतलब क्या है, सीरीज सर्किट जिसमें करंट सेम रहता है। तो इसलिए आप ये भी कह सकते हो कि ये दोनों सीरीज में अटैच है, तो दोनों का करंट क्या होगा, सेम होगा। दोनों को करंट क्या है, सेम। जो करंट रेजिस्टर को मिल रहा होगा वही करंट कैपेसिटर को मिल रहा होगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस लाइन ड्रा किया। जो ब्लैक से मैंने लिखा है वो क्या है, वो भी क्या है आपके साथ, जो ब्लैक वो तो वी आर है आपके साथ, जो क्या है बिल्कुल, जो ब्लू लाइन मैंने ड्रा किया हुआ, यहाँ पर लिखा भी है IRMS, मतलब RMS वैल्यू ऑफ करंट, RMS वैल्यू ऑफ करंट से ये जो ब्लैक बिल्कुल नहीं है आपके साथ ब्लू लाइन, उसके ऊपर मैंने ब्लैक लाइन ड्रा किया। ब्लैक लाइन को नहीं देखना है, अपने ब्लू लाइन को देखना है। ये नहीं, जो ब्लू लाइन, ये क्या है, ब्लू लाइन। मैंने वापस ब्लैक से कर दिया डिफ्रेंशिएट करने के लिए। ये क्या आपके साथ ब्लू, ये क्या आपके साथ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट, दोनों को हमने क्या किया, एक ही रेफरेंस लाइन से ड्रा किया, क्योंकि करंट दोनों में क्या है, सेम है, दोनों को सेम मिल रहा है। तो इसलिए करंट हमने ड्रा किया, कैपेसिटर और रेजिस्टर दोनों को सेम मिल रहा है। उसी तरह अब वोल्टेज, वोल्टेज आपने किस तरह कि कैपेसिटर में वोल्टेज क्या है, कैपेसिटर में आपको जो रेजिस्टर है उसमें वोल्टेज क्या है, इन फेज, जबकि कैपेसिटर में वोल्टेज क्या है, पीछे है। वोल्टेज क्या है, 90 डिग्री पीछे है करंट से। अब यहाँ पर मैंने उसके ऊपर ड्रा किया, क्योंकि आपको नजर आ रहा है करंट भी हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर है, रेजिस्टर में करंट हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है, और यहाँ पर कैपेसिटर में भी करंट क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। या आप कह सकते हो कि सीरीज में अटैच है, दोनों में करंट सेम होगा। तो हमने एक आरएमएस वैल्यू लिख ली, IRMS, मतलब दोनों में करंट सेम। फिर आपने देखना है रेजिस्टर में वोल्टेज भी क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में आ रहा है, तो हमने उसके ऊपर एक लाइन ड्रा किया है। दोनों को हमने उसके ऊपर हमने क्या किया, ये वाला लाइन जो ब्लैक से मैंने ड्रा किया है, वोल्टेज VR, मतलब वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर,
वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर वो भी मैंने इस तरह ड्रा किया। तो आप इसको पढ़ सकते हो किस तरह। अगर आपने रेजिस्टर के रेस को पढ़ना है तो आपको नजर आ रहा है कि वोल्टेज और करंट दोनों क्या है, इन फेज है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में दोनों क्या है, इन फेज। अब कैपेसिटर में देखना, कैपेसिटर में वोल्टेज 90 डिग्री क्या है, पीछे है, 90 डिग्री क्या है, पीछे। तो यहाँ पर आपने वोल्टेज को इस तरह लिख लिया, 90 डिग्री क्या है, पीछे है, 90 डिग्री क्या है, पीछे। वीसी, वीसी का मतलब क्या, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। वी आर का मतलब क्या है, वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर। तो आप इसको किस तरह पढ़ सकते हो, एक ही वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दोनों के लिए। आपको नजर है वी आर और आर आई आर एम एस, तो आपको ये किसके लिए, रेजिस्टर के लिए। मतलब रेजिस्टर में वोल्टेज और करंट इन फेज है, दोनों को मैंने लिखा हुआ ब्लैक से आपके साथ वोल्टेज और ब्लू से करंट। जबकि आपके साथ कैपेसिटर में करंट आई आर एम एस वैल्यू, करंट आपके साथ क्या है, करंट आपके साथ ये है और वोल्टेज क्या है, ये। मतलब करंट आगे है वोल्टेज से 90 डिग्री। आप कह सकते हो इस डायग्राम में कि वोल्टेज क्या है, बिहाइंड या लेग कर रहा है 90 डिग्री फ्रॉम द करंट। मतलब वोल्टेज क्या है, 90 डिग्री पीछे है, वोल्टेज क्या है, 90 डिग्री पीछे है। तो ये आपके साथ फेजर डायग्राम दोनों के लिए, फेजर डायग्राम ऑफ एसी थ्रू आरसी सीरीज सर्किट, समझ आ गया यानी। तो ये आप यहाँ तक इसका फेजर डायग्राम। अब यहाँ पर आपने वेक्टर में पढ़ा था, मैंने वेक्टर टाइप्स ऑफ वेक्टर पर कंप्लीट लेक्चर दिया हुआ था। मैंने बोला था वेक्टर डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है, सिंपल, आप एक वेक्टर से एक वेक्टर को दूसरी वेक्टर, मतलब एक वेक्टर को एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट कर सकते हो। पैरेललिज्म ऑफ द वेक्टर, मतलब ये वेक्टर है ना, यहाँ पर ये वेक्टर जिस तरह यहाँ पर मैंने ड्रा किया, ये वी सी, इस वेक्टर को मैं इस साइड पर वी शिफ्ट करता हूँ, इस वेक्टर को अगर मैं इस साइड पर शिफ्ट करूँ, ये वेक्टर नहीं इस साइड पर शिफ्ट करूँ, ताकि मैं क्या करूँगा, इसका क्या निकालूंगा, रिजल्टेंट निकालूंगा। इसका क्या निकालूंगा, रिजल्टेंट निकालूंगा। मैंने क्या किया, वीसी को क्या किया, बिल्कुल उसके पैरेलल शिफ्ट किया। यहाँ पर ये वीसी, इसको यहाँ पर पैरेलल शिफ्ट किया। ये डॉटेड लाइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने वीसी को इस साइड पर शिफ्ट किया, कोई फर्क नहीं है। सिंपल मैंने वेक्टर पैरेललिज्म मतलब उसको बिल्कुल उसके पैरेलल शिफ्ट किया, सही है। तो इस वेक्टर को मैंने इस साइड पे शिफ्ट किया, जितनी लेंथ इसकी है उतनी लेंथ इसकी है, बिल्कुल ये जिसका डायरेक्शन भी, इसका डायरेक्शन भी क्या है, डाउनवर्ड, इसका डायरेक्शन भी क्या है, डाउनवर्ड। तो मैंने इसको उस साइड पे शिफ्ट किया। अब मैंने क्या निकालना है, इसका रिजल्टेंट निकालना है। तो ये आपके साथ आई आर एम एस, ऊपर क्या है, उसकी जो ब्लैक लाइन से मैंने ड्रा किया वो वी आर है, और यहाँ पर ये आपके साथ क्या है, वी सी, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो यहाँ पर ये जो मैंने ब्लू से लिख लिया इस तरह, ये क्या है, रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मैंने, रिजल्टेंट हम किस तरह ड्रा करते हैं, रिजल्टेंट का जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल के साथ मिलना चाहिए, और रिजल्टेंट का जो हेड है वो लास्ट वाले वेक्टर के हेड के साथ मिलना चाहिए। तो ये हमारे साथ क्या है, रिजल्टेंट आ गया, वी आर एम एस। ये वोल्टेज क्या है, वी आर एम एस। वी आर एम एस का मतलब क्या है, रिजल्टेंट वोल्टेज। रिजल्टेंट वोल्टेज का मतलब क्या है, अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज मतलब क्या है, जो यहाँ पर एसी प्रोवाइड कर रहे हैं, टोटल वोल्टेज वी आर एम एस जो इन दोनों को मिल रहा है। तो इसलिए ये इसका क्या है, रिजल्टेंट वोल्टेज। रिजल्टेंट वोल्टेज आ गया। अब देखना यहाँ पर जो एंगल बन रहा है थीटा, ये एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये एंगल ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि करंट कितना आगे है या करंट कितना पीछे है, या वोल्टेज कितना आगे है या वोल्टेज कितना पीछे। ये एंगल आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी मैं इसको समझाऊंगा, ये समझ आएगा कि हमने रिजल्टेंट किस तरह निकाला। ये क्या है, वी आर एम एस, हमने रिजल्टेंट निकाला। अब देखना इंपॉर्टेंट बात है कि ओहम लॉ इज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल। ओहम लॉ इज नॉट एप्लीकेबल डायरेक्टली। यहाँ पर ओहम लॉ डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। क्यों, ओहम लॉ में हमने क्या पढ़ा था कि V इज इक्वल टू आई आर, सी V इज इक्वल टू आई आर। मतलब ये रेजिस्टर है, रेजिस्टर इज इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आर। मतलब रेजिस्टर हमारे साथ क्या है, रेजिस्टर वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता है। रेजिस्टर हमेशा क्या है, कांस्टेंट है। वोल्टेज का करंट के साथ कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। वोल्टेज का करंट के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन। अगर आप वोल्टेज बढ़ जाएगा तो करंट भी बढ़ जाएगा, वोल्टेज कम करंट भी कम। शर्त यह है कि रेजिस्टर को कांस्टेंट होना चाहिए। रेजिस्टर खुद ब खुद कांस्टेंट रहता है, क्योंकि वोल्टेज और करंट की रेशियो क्या है, वो जो रेजिस्टर है वो वोल्टेज और करंट पर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि वोल्टेज और करंट की रेशियो हमेशा किसकी इक्वल होती है, रेजिस्टर की इक्वल होती है। रेजिस्टेंस, सॉरी मैं रेजिस्टर कह रहा हूँ, ये क्या है, रेजिस्टेंस, सही है। तो यहाँ पर मैंने समझा कि वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट, दोनों क्या है, डायरेक्ट रिलेशन में, अकॉर्डिंग टू ओहम लॉ when resistance is constant। मगर याद रखना यहाँ पर ये दोनों, यहाँ पर ओहम लॉ डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि वोल्टेज और करंट दोनों क्या है, डायरेक्ट रिलेशन में नहीं है। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब क्या है, वोल्टेज बढ़ रहा होता है, करंट बढ़ रहा होता है, वोल्टेज कम करंट भी कम, दोनों क्या है, इन फेज। मगर यहाँ पर दोनों इन फेज नहीं है। अगर वोल्टेज बढ़ रहा होता है, करंट क्या है, कम होता है। अगर करंट कम होता है तो वोल्टेज ज्यादा, तो इसलिए इन फेज नहीं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ओहम लॉ इज नॉट डायरेक्टली एप्लीकेबल। इसके बाद फेज शिफ्ट। फेज शिफ्ट का मतलब क्या है, एंगल क्या है, मतलब इन दोनों के दरमियान कौन लीड कर रहा है, कौन लेकर रहा है, 90 डिग्री 180 डिग्री है या 90 से कम है, क्या है फेज शिफ्ट। इसमें जो एंगल का डिफरेंस है वो क्या आ रहा है। याद रखना एसी थ्रू आरसी सीरीज सर्किट में उसमें जो फेज शिफ्ट होता है वेरीज बिटवीन 0 to 90 डिग्री, क्या है,
0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री इसमें फेज शिफ्ट होता है। मतलब यहाँ पर याद रखना 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री का मतलब ये है, जो यहाँ पर एंगल होता है ना थीटा, थीटा क्या होता है वो 0 से ज़्यादा होता है। थीटा क्या होता है 0 से ज़्यादा होता है। जो थीटा होता है ना यहाँ पर ये एंगल आपको नजर आ रहा है, मैं यहाँ पर सेपरेट भी ड्रा कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ड्रा किया। ये जो एंगल है ना थीटा, ये थीटा आपको नजर आ रहा है, ये 90 से 0 से ज़्यादा है या कम, ऑब्वियसली आपको नजर आ रहा है। जाहिर बात है यहाँ ये थीटा क्या है 0 से ज़्यादा है, मगर ये थीटा जो यहाँ पर एंगल बन रहा है ना, ये इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है आपको नजर आ रहा है ये 90 से कम है, ये 90 से कम है। तो आप लिख सकते हो कि थीटा इज लेस देन 90। तो इसलिए फेज शिफ्ट इसमें क्या होगा, वेरीज बिटवीन 0 टू 90। फेज शिफ्ट क्या होगा, चेंज होगा 0 से लेकर 90। क्या मतलब जो एंगल होगा एसी थ्रू आरसी सीरीज सर्किट में वो 0 से ज्यादा होगा मगर 90 से कम होगा। आपको नजर भी आ रहा है, यहाँ पर मैंने सेपरेट ड्रा किया, देखो आपको नजर आ रहा है ये थीटा, थीटा आपको नजर आ रहा है, इसको हम फाइंड भी करेंगे अभी। अब यहाँ पर ये फेज शिफ्ट का भी आपको समझ आ गया। रिजल्ट हमने क्या निकाला कि वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशनशिप है एसी थ्रू आरसी सीरीज सर्किट में। करंट लीड द वोल्टेज बाय सम एंगल, करंट क्या है लीड कर रहा है, आपको नजर आ रहा है ये करंट क्या है लीड कर रहा है, करंट क्या कर रहा है लीड कर रहा है बाय सम एंगल। सम एंगल का मतलब क्या है 0 से ज्यादा 90 से कम। तो इसलिए आप कह सकते हो कि एसी थ्रू आरसी सीरीज सर्किट में करंट क्या है आगे है बाय सम एंगल। बाय सम एंगल क्या है 0 से ज्यादा हो सकता है मगर 90 से कम। तो इसलिए करंट लीड द वोल्टेज बाय सम एंगल, वो एंगल 0 से ज्यादा हो सकता है मगर 90 से कम हो सकता है, वो 85 60 45 कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए अब इम्पीडेंस, अब इसका हम इम्पीडेंस फाइंड करते हैं। इम्पीडेंस का मतलब क्या है टोटल ऑपोजिशन का सम, टोटल ऑपोजिशन का सम, टोटल रेजिस्टेंस का सम। तो इसलिए टोटल अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ एसी, मतलब फ्लो ऑफ एसी को जो टोटल अपोजिशन मिल रही है, टोटल ऑब्स्टिकल मिल रही है, टोटल रुकावट मिल रही है, उसको आप क्या नाम दोगे इम्पीडेंस। इम्पीडेंस में मैंने कंप्लीट लेक्चर भी दिया हुआ है। अब यहाँ पर मैंने इस डायग्राम को, ये क्या है IRMS और ये इसको, ये जो पैरेलल वेक्टर, इन दोनों वेक्टर को मैंने क्या किया अभी यहाँ पर नहीं लिखा है, सॉरी, ये जो VC है ना इसको मैंने नहीं लिखा, कुछ टाइम के लिए मैंने नहीं लिखा, मैंने ये नहीं जो ट्राइंगल है इसको उठा लिया यहाँ पर लिख लिया, ये ट्राइंगल मैंने यहाँ पर लिख लिया, सही है मैंने लिख लिया। ये VRMS से आपके साथ जो रिजल्टेंट मैंने निकाला था, VRMS का मतलब क्या है अप्लाइड वोल्टेज। अब यहाँ पर देखना 90 डिग्री आपके साथ, 90 डिग्री के सामने वाले आपके साथ क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाले को हम क्या नाम देते हैं हाइपोटेन्यूज। तो VRMS ये आपके साथ क्या है हाइपोटेन्यूज, में यहाँ पर H लिखता हूँ। और ये आपके साथ क्या है थीटा के सामने वाले को आप क्या नाम दोगे ये आपके साथ परपेंडिकुलर। और ये आपके साथ क्या होगा ऊपर वाला बेस, ऊपर वाला आपके साथ क्या है बेस, ऊपर आपके साथ क्या है बेस। तो ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पर हम इम्पीडेंस ट्राइंगल को फाइंड करते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है इम्पीडेंस एसी थ्रू आरसी सर्किट में फाइंड करना है। इम्पीडेंस का मतलब क्या है रेजिस्टर का भी कुछ ना कुछ अपोजिशन होगा, कैपेसिटर का भी कुछ ना कुछ अपोजिशन होगा। तो इन दोनों कंबाइन अपोजिशन, टोटल अपोजिशन जो ये सर्किट प्रोवाइड कर रहा है ना उसको आप क्या नाम दोगे इम्पीडेंस। तो उसको हमने क्या करना है फाइंड करना है, सिंपल है कि फार्मूला ड्राइव करना है, फिर अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया न्यूमेरिकल आ गया तो उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर इम्पीडेंस हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर इस ट्रायंगल पर हमने क्या है पिथागोरस थ्योरम लगाना है। सिंपल हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये सिंपल पिथागोरस थ्योरम हमें ये बताता है। अब यहाँ पर आपके साथ हाइपोटेन्यूज क्या है VRMS, तो मैंने VRMS में नहीं लिखा, तो VRMS का स्क्वायर, जिधर RMS नहीं लिखा हो तो इसलिए आपने समझ लेना है कि AC थ्रू RC में जो AC में हम वैल्यू लेती है करंट और वोल्टेज, उसका मतलब वो कौन सी वैल्यू होगी हमेशा RMS वैल्यू होगी। तो इसलिए VRMS इज इक्वल टू VR का स्क्वायर, बेस आपके साथ क्या है ये ऊपर वाला, ऊपर आपको मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि VR वोल्टेज अक्रॉस द रेजिस्टर, VR का स्क्वायर प्लस यहाँ पर परपेंडिकुलर आपके साथ क्या है ये जो ब्लैक से बिल्कुल नीचे डाउनवर्ड आ रहा है VC, तो इसलिए VC का स्क्वायर, दोनों साइड पे अंडर रूट ले लो, मैंने दोनों साइड पे अंडर रूट ले लिया, ये स्क्वायर इसके साथ अंडर रूट के साथ कैंसिल, तो VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट। अब यहाँ पर VR ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR, सही है। यहाँ पर मैंने लिख लिया कि VR रेजिस्टर पर अगर आपने ओहम लॉ लगाना है तो सिंपल आप क्या लगाओगे VR इज इक्वल टू IR। रेजिस्टर जो अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है उसको आप क्या नाम दोगे रेजिस्टेंस, ये मैंने पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ा था इम्पीडेंस के लेक्चर में। कैपेसिटर जो अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है उसको आप क्या नाम दोगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टर जो अपोजिशन प्रोवाइड करते हैं उसको आप क्या नाम दोगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पर जो कैपेसिटर अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा होगा उसको आप क्या नाम दोगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो यहाँ पर अगर आपने ओहम लॉ कैपेसिटर पर अप्लाई करना तो सिंपल VC इज इक्वल टू IXL, कैपेसिटर की अपोजिशन को हम किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं XC, सॉरी मैंने XL का नाम दिया XC, तो इसलिए V इज इक्वल टू IXC, VR इज इक्वल टू IR, सिंपल। अब यहाँ पर VR की जगह आपने क्या लिखना है IRMS इंटू R
उसका होल स्क्वायर प्लस करंट की हमने कौन सी वैल्यू लेनी है, आरएमएस, तो सिंपल मैंने आरएमएस लिखा है, आई आर एम एस एक्स सी, सही है, वी सी किसके इक्वल है, आई इंटू एक्स सी, तो इसलिए मैंने एक्स सी होल स्क्वायर, सिंपल। दोनों में देख रहे हो करंट क्या है, सेम, दोनों में क्या है, करंट सेम, वैसे सीरीज में कनेक्ट है तो दोनों में करंट क्या होगा, सेम होगा, तो इसलिए करंट आईआरएमएस का होल स्क्वायर मैंने उसको लिख लिया, उसको बाहर निकाला क्योंकि दोनों में सेम है, आर और प्लस एक्स सी इसका होल स्क्वायर, इसको मैंने अलग कर लिया, तो करंट का स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, आईआरएमएस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में क्या बचेगा, एक्स, मैंने क्या लिखा है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, सॉरी, यहाँ पर क्या आ रहा है, एक्स प्लस प्लस, सही है, आर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर, सही, उसके ऊपर अंडर रूट, तो सिंपल वी आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट, ये करंट यहाँ पर इस ब्रैकेट के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, करंट किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, अंडर रूट आर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर, तो ये करंट यहाँ पर मल्टीप्लाई और यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा, वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आर एम एस, आई आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर, सिंपल, वी आर एम एस डिवाइडेड बाई आर एम एस, हमने इम्पीडेंस में एक फार्मूला पढ़ा था कि वी आर एम एस डिवाइडेड बाई, आपके साथ क्या है, आई आर एम एस, ये किसके इक्वल होता है, इम्पीडेंस, इम्पीडेंस को हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए इन दोनों की जगह में जेड लिख सकता हूँ, जेड इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का, एक्स सी आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर अंडर रूट, ये आपके साथ क्या है, अगर आपने इम्पीडेंस मालूम करना है, टोटल अपोजिशन मालूम करना है, टोटल रुकावट मालूम करना है, किसमें, एसी थ्रू आरसी सीरीज सर्किट में, तो आप ये इम्पीडेंस का फार्मूला, ये जो रेजिस्टर आर का मतलब क्या है, वो रेजिस्टेंस जो कैपेसिटर प्रोवाइड कर रहा है, एक्स सी का मतलब क्या है, वो रेजिस्टेंस मतलब जो कैपेसिटर प्रोवाइड कर रहा है, कैपेसिटर की रेजिस्टेंस को, अपोजिशन को हम क्या नाम देंगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सही है, रेजिस्टर के अपोजिशन को हम क्या नाम देंगे, रेजिस्टेंस का नाम देंगे, तो यहाँ तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके कुछ नेक्स्ट पॉइंट क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, इसके हम कुछ और पॉइंट डिस्कस करेंगे कि पावर इन आरसी सर्किट, पावर का क्या होगा, यहाँ पर हमने उसके जो बेसिक पॉइंट है वो हमने डिस्कस कर लिया, इक्वेशन भी डिस्कस कर लिया, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, सर्किट डायग्राम वगैरह हमने डिस्कस कर लिया, अब पावर इन आरसी सर्किट, पावर इन आरसी सर्किट को किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, एवरेज पावर ही क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, एवरेज पावर क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे, दोनों में, जो कैपेसिटर के क्रॉस और रजिस्टर के क्रॉस, तो एवरेज पावर कंसिडर करें, एवरेज पावर को हम इस तरह ब्रैकेट में दोनों साइड से क्या करते हैं, इस तरह सिंबल में, ये हम कौन सा सिंबल, जिस तरह ये सिंबल नहीं है ग्रेटर और सिंबल के लिए हम यूज के ग्रेटर देन या लेस देन, तो ये वाला सिंबल एवरेज पावर के लिए हम यूज करेंगे, तो एवरेज यहाँ पर भी पावर बंद है, यहाँ पर भी को भी हमने ब्रैकेट में क्लोज और यहाँ पर भी ब्रैकेट में क्लोज, ये एवरेज को जब हम एवरेज लिखते हैं तो सारा सिंबल में क्लोज करते हैं, तो पावर इज इक्वल टू वी आई, अब यहाँ पर पावर, एवरेज पावर इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा, यहाँ पर ये इसका क्या है, एवरेज पावर को कैलकुलेट करने का फार्मूला है, पावर इन आरसी सर्किट में आपने जो पावर की कैलकुलेशन करनी है, पावर इज इक्वल टू वी आई कोस थीटा, वी आई कोस थीटा। अब इक्वेशन ऑफ वी एंड आई फॉर आरसी सर्किट, आपने इक्वेशन जिस तरह पावर के लिए इक्वेशन आ गई है ना, तो उसी तरह इक्वेशन ऑफ वी एंड आई, वोल्टेज एंड करंट इन अब फॉर आरसी सर्किट, अगर आपने आरसी सर्किट में वोल्टेज और करंट का इक्वेशन फाइंड करना है, वोल्टेज और करंट का इक्वेशन सीखना है उस, तो वो क्या है, v इज इक्वल टू वी साइन ओमेगा टी, ये क्या है, वोल्टेज का, उसी तरह करंट इज इक्वल टू आई साइन ब्रैकेट में ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा, ओमेगा टी प्लस थीटा, ये दरअसल में हमारे साथ क्या है, फेज शिफ्ट, ये क्या है दरअसल में हमारे साथ फेज शिफ्ट, ये क्या है दरअसल में, जो ये क्या है, फेज शिफ्ट, तो ये करंट का इक्वेशन हो गया, ये वोल्टेज का इक्वेशन हो गया, ये पावर का इक्वेशन हो गया, एमसीक्यूज में फास्ट, अगर आप फेडरल बोर्ड फास्ट पेपर उठाओगे ना, वहाँ पर ये एमसीक्यूज आया है, आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट एमसीक्यूज आया है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द करंट AC थ्रू RC सीरीज सर्किट, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पावर, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज, डायरेक्ट है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह एमसीक्यूज आए, कम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर मुश्किल एमसीक्यूज के साथ साथ आसान एमसीक्यूज भी आते हैं, 70% आपके साथ जो एमसीक्यूज आते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम में वो रिकॉल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, 30% क्या होते हैं, वो हार्ड क्वेश्चन होते हैं, वो सही वो हार्ड क्वेश्चन होते हैं, वहाँ पर रिलेशन का आता है, तो इसलिए 70% रिकॉर्डिंग क्वेश्चन होते हैं इस तरह। अब यहाँ पर फ्रिक्वेंसी इफेक्ट इम्पीडेंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गए कि फ्रीक्वेंसी, याद रखना इम्पीडेंस को फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा, टोटल अपोजिशन को फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, इफेक्ट करेगा। अब किस तरह इम्पीडेंस, यहाँ पर AC थ्रू RC सीरीज सर्किट में इम्पीडेंस किसके इक्वल है, जो अपोजिशन रेजिस्टर जो अपोजिशन प्रोवाइड करे उसको हमने रेजिस्टेंस का नाम दिया, कैपेसिटर जो रेजिस्टेंस जो अपोजिशन प्रोवाइड करे उसको हमने कैपेसिटिव रिएक्टेंस का नाम दिया, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा भी था, AC थ्रू रेजिस्टर, AC थ्रू कैपेसिटर वहाँ पर, तो इसलिए जो इम्पीडेंस होगा AC थ्रू RC सीरीज सर्किट में जो इम्पीडेंस होगा वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा होगा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि क्या होगा, किस क्यों इफेक्ट करता है,
क्योंकि XC मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो कैपेसिटर अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। ये मैंने रिलेशन भी बताया कि XC का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन है। AC थ्रो कैपेसिटिव रिएक्टेंस वहां पर मैंने डिटेल से पढ़ाया था, ये रिलेशन भी पढ़ाया था, एमसीक्यूज भी उसके कराए थे। तो इसलिए क्योंकि क्यू फ्रीक्वेंसी पर इंपेडेंस ऑफ AC थ्रो RC सर्किट क्या करता है, डिपेंड करता है, क्योंकि वहां पर जो XC जो कैपेसिटेंस अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो इंपेडेंस होगा, टोटल अपोजिशन होगा AC थ्रो RC सीरीज सर्किट में, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। क्यों? क्योंकि XC फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट है, जबकि रेजिस्टर जो अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, इफ नॉट डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। से जो रेजिस्टर अपोजिशन प्रोवाइड कर रहा है वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आपने नोट करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन करके लिखा है। अब यहाँ पर फेज शिफ्ट का मतलब क्या है, सिंपल एंगल का चेंज, कि 90 डिग्री आ रहा है लेग लीड से, या 90 डिग्री से 180 डिग्री का है, 120 डिग्री का है, किसका है। तो इसलिए फेज शिफ्ट किस चीज पर डिपेंड करे, याद रखना फेज शिफ्ट भी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी पर क्या होगा, डिपेंड करे। क्योंकि अगर आपका इंपीडेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, अपोजिशन फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, तो वहां पर जो एंगल बनेगा ना, वो एंगल बनेगा जो फेज शिफ्ट बनेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा। अगर आपके साथ XC का फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है, XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। में डिटेल में नहीं जा रहा है ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी तो XC क्या होगा, कम। मतलब फ्रीक्वेंसी ज्यादा, अपोजिशन कम, करंट तेजी से फ्लो करेगा। अगर आपके साथ फ्रीक्वेंसी कम तो XC ज्यादा, मतलब अपोजिशन ज्यादा, रिएक्टिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज्यादा, करंट क्या होगा, हार्डर टू फ्लो, करंट तेजी से मूव नहीं करेगा, करंट की अपोजिशन, करंट के लिए रुकावट ज्यादा होगी। तो इसलिए फेज शिफ्ट भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, वहां पर एंगल बनता है वो किसकी वजह से, फ्रीक्वेंसी ही पर डिपेंड करता है। ये क्या है, मैंने डायरेक्ट क्या किया कि इंपीडेंस फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, सही है। तो इसलिए वोल्टेज भी किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर। तो अगर आपके साथ आपका इंपीडेंस, आपका अपोजिशन किस पर डिपेंड कर रहा है, फ्रीक्वेंसी पर, तो बाकी सारे फैक्टर, सारे के सारे फैक्टर किस पर डिपेंड कर रहे हो। मैंने इनडायरेक्टली क्या कहा कि इंपीडेंस AC तो RC सर्किट में फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहे हैं, तो बाकी सारे फैक्टर्स किस पर डिपेंड कर रहे होंगे, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहे हैं, क्योंकि आपका इंपीडेंस इज द मेन फैक्टर, सही है। तो इसलिए आपका वोल्टेज भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा होगा, वहां पर जो अपोजिशन मिल रही होगी वो फ्रीक्वेंसी, अपोजिशन क्या है, फ्रीक्वेंसी के साथ कम ज्यादा हो सकता है ना, तो आपके तमाम वोल्टेज, करंट, पावर फैक्टर, फेज शिफ्ट तमाम फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहे होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसलिए वोल्टेज भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करा होगा, करंट भी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करा, या करंट चेंजेस विद फ्रीक्वेंसी, आप कह सकते हो कि वोल्टेज चेंजेस विद फ्रीक्वेंसी। पावर फैक्टर भी फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होगा, पावर फैक्टर भी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज होगा। अब एमसीक्यूज मैंने यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज लिखा है कि व्हाट हैपन टू द इंपीडेंस ऑफ एन RC सीरीज सर्किट एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। क्या इफेक्ट होगा जब इंपीडेंस ऑफ एन RC सीरीज सर्किट एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज, मतलब अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे ना, जो इंपीडेंस होगा AC थ्रो RC सीरीज सर्किट में, उस पर क्या इफेक्ट होगा। याद रखना, अगर आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करेंगे तो इंपीडेंस बढ़ जाएगा, AC थ्रो RC सीरीज सर्किट इंपीडेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, इंक्रीज। ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फैक्टर, रेजिस्टेंस, ये बहुत डिटेल, तो इसलिए अगर आपने पिछले लेक्चर लिए हैं मेरा ना, तो ये एमसीक्यूज आपके लिए बिल्कुल आसान है। एमसीक्यूज इसलिए मैं लास्ट में लिखता हूँ 3 एमसीक्यूज 4 एमसीक्यूज, वैसे एमसीक्यू सीरीज भी मैंने अपलोड किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ये क्या है, जब आप यहाँ पर इस नॉलेज की यहाँ पर एप्लीकेशन होती है तो आप भूलते नहीं हो, तो इसलिए ये नॉलेज यहाँ पर मैंने अप्लाई किया हुआ है। अब उसी तरह व्हाट इज द फेज शिफ्ट बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इन RC सीरीज सर्किट। फेज शिफ्ट क्या होगा, फेज शिफ्ट का मतलब क्या है कि जो वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप है, वोल्टेज कितनी डिग्री ले, जो करंट है वो कितनी डिग्री लीड कर रहा है वोल्टेज को, या वोल्टेज कितनी डिग्री लेग कर रहा है करंट को, कितनी डिग्री है। अब यहाँ पर फर्स्ट में डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी, बी में 180, सी में 65, डी में क्या है 0 डिग्री। अभी मैंने बता दिया कि जो फेज शिफ्ट है, एंगल है, वहाँ पर एंगल का चेंज होना, कि 90 डिग्री लेग कर रहा है, 60 डिग्री लेग कर रहा है, 30 डिग्री लेग, क्या है, वैसे हमने पढ़ा था कि कितनी डिग्री वहाँ पर जो हमारा, कि जो वोल्टेज करंट लीड कर रहा था बाय सम एंगल क्या था, 0 से ज्यादा, 90 से कम। तो इसलिए बिटवीन जो एंगल 90 एंड 0, ये सारे फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ते हैं कम होते हैं, बढ़ते हैं कम होते हैं। तो इसलिए आपका फेज शिफ्ट किस पर डिपेंड कर होगा, डिपेंड ऑन फ्रीक्वेंसी। तो इसलिए जो आपके साथ व्हाट हैपन टू द फेज शिफ्ट बिटवीन द वोल्टेज एंड करंट इन RC सीरीज सर्किट। व्हाट इज द फेज शिफ्ट, फेज शिफ्ट क्या होगा वोल्टेज एंड करंट का RC सीरीज सर्किट में, डायरेक्टली डिपेंड होगा फ्रीक्वेंसी पर ये क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज क्या है, व्हाट हैपन टू द करंट थ्रू RC सीरीज सर्किट एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस।
मतलब यहाँ पर मैंने क्या लिखा है करंट, व्हाट हैपन टू द करंट, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है व्हाट हैपन टू द इम्पीडेंस। तो याद रखना व्हाट हैपन टू द करंट थ्रू आरसी सीरीज सर्किट एज फ्रीक्वेंसी इंक्रीज। जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा ना तो करंट पर क्या इफेक्ट होगा, याद रखना मैंने अभी बताया कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से आरसी सीरीज सर्किट में इंपीडेंस बढ़ता है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से इंपीडेंस बढ़ता है, डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ पर मैंने फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दी तो इंपीडेंस भी और क्या हो गया, बढ़ गया। जब इंपीडेंस फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा दोगे, इंपीडेंस बढ़ने का मतलब क्या, अपोजिशन ज्यादा, जब अपोजिशन ज्यादा होगा ना तो करंट तेजी से फ्लो करेगा या स्लो फ्लो करेगा, करंट क्या करेगा, स्लो फ्लो होगा। करंट को ज्यादा ऑब्स्टिकल का सामना पड़ेगा तो करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर मैंने भी लिखा है कि जब फ्रीक्वेंसी को हम इंक्रीज करेंगे तो करंट पर क्या इफेक्ट होगा, आरसी सीरीज सर्किट में। कौन सा सर्किट है, आरसी सीरीज सर्किट में। अभी मैंने आपको बता दिया फ्रीक्वेंसी बढ़, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए ना तो आप कह सकते हो, इनडायरेक्टली कह सकते हो कि इंपीडेंस जेड बढ़ गया। इंपीडेंस बढ़ने का मतलब क्या, अपोजिशन बढ़ गया। जब अपोजिशन बढ़ गया तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, कम। तो बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। डिक्रीज, बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट। तो यहाँ तक हमने जो एसी थ्रू आरसी सीरीज सर्किट हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉम्प्लेक्स पॉइंट, हर पॉइंट हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। इंशाल्लाह कोई भी ऐसा पॉइंट मिसिंग नहीं होगा जो आपको कंफ्यूज करेगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आएगा तो काइंडली अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, लाइक कर देना है, दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। टिल देन अल्लाह हाफिज़।